Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope you are fine. So, uh, the topic I am going to explain today is thinking. There are two types of thinking: reasoning and problem solving. So, what is reasoning and what is problem solving? We will explore it in our today's lecture. So, what is reasoning? रीजनिंग वो है जिसके लिए हम अपना जो नॉलेज है, जो हमारे माइंड में है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, हम उसको यूज़ करते हैं जब हम कोई नई चीज़ के बारे में कोई रीज़न देना चाहें, कोई डिसीजन लेना चाहें। ठीक है, तो हम इसको फर्दर भी देख लेते हैं कि रीजनिंग होती क्या है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रीजनिंग: डिडक्शन, इंडक्शन एंड एबडक्शन। सो व्हाट इज़ डिडक्शन? So basically, deduction is a logically true conclusion. लॉजिकली ट्रू कंक्लूजन का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंडीशन दी हो, अगर उसके हिसाब से कोई चीज़ ट्रू हो रही है तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड में वो चीज़ ट्रू हो। जैसे कि लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक लेट्स सी कोई भी प्रेमिस दे दी, प्रेमिस कहते हैं कोई कंडीशन, ठीक है, कोई स्टेटमेंट मैंने दे दी जो पहले से ट्रू है। अच्छा, स्टेटमेंट मैंने क्या दे दी कि अगर बारिश होगी तो ज़मीन खुश्क रहेगी। हालांकि अगर ये किसी को कहें हम तो ये गलत है, लेकिन अगर मैंने ये स्टेटमेंट पहले से दे दी हुई है और इसके अगेंस्ट हमने या इसके हिसाब से हमने फैसला करना है, डिसीजन करना है, तो क्या होगा कि अगर बारिश हो रही है तो हम कहेंगे, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कहेंगे हम कि ज़मीन खुश्क रहेगी। हालांकि ये ट्रू नहीं है, लेकिन गिवन प्रेमिसेस के लिहाज से हम यही कहेंगे। ठीक है, तो जो डिडक्शन है वो रियल वर्ल्ड में गलत हो सकती है, ठीक है, लेकिन डिडक्शन इसे ही कहते हैं कि जो हमें रियल जो गिवन प्रेमिसेस है उसके हिसाब से जो लॉजिकल ट्रू डिसीजन बनता है, जो कंक्लूजन बनता है, उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क। अगर फ्राइडे होगा तो वो काम के लिए जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ फ्राइडे, अब क्योंकि उन्होंने बताया कि फ्राइडे है, देयरफॉर शी विल गो टू वर्क। ठीक है, हालांकि रियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे को कोई बंदा काम पे जाए ना जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जॉब पे। तो लेकिन गिवन प्रेमिसेस ऊपर हमें दी हुई थी कि इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क। ठीक है, तो इसलिए उसके हिसाब से हमने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी और ये हमने कंक्लूजन निकाला किसकी बेस पे? ऑन बेसिस ऑफ दिस गिवन प्रेमिसेस। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन जो मैंने अभी आपको बात बताई, लॉजिकल कंक्लूजन नॉट नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन जो हमने निकाला है वो ज़रूरी नहीं है कि रियल वर्ल्ड में वो ट्रू हो, लेकिन इस प्रेमिसेस, गिवन प्रेमिसेस के लिहाज से वो ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिया, इफ इट इज़ रेनिंग देन ग्राउंड इज ड्राई। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पहले से ही एक प्रेमिसेस दे दी हमें कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड जो है वो सूखा होगा। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, देयरफॉर द ग्राउंड इज़ ड्राई, इसलिए जो ज़मीन है वो सूखी है। तो इससे, हालांकि ये रियल वर्ल्ड में ट्रू नहीं है, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग है ही यही कि जो हमें गिवन प्रेमिसेस दे दी हैं उसके हिसाब से हमने लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है। सो व्हेन द ट्रूथ एंड लॉजिकल वैलिडिटी क्लैश। ठीक है, डिडक्शन में जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, ट्रूथ क्या था कि जब बारिश होती है तो ज़मीन गीली होती है। ठीक है, लेकिन लॉजिकल उसकी वैलिडिटी क्या थी, उसकी प्रेमिसेस के लिहाज से कि जी बारिश होगी तो ज़मीन खुश्क रहेगी। ठीक है, तो क्या है, डिडक्शन में बाज़ औक़ात हमारे पास ट्रूथ और लॉजिकल वैलिडिटी जो है वो क्लैश हो जाती है। ठीक है, सो ये चीज़ें अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया सिर्फ वही अपने माइंड में रखें। ओके, अच्छा, यहाँ पे लिखा है पीपल ब्रिंग वर्ड नॉलेज टू बियर। क्या मतलब है इसका? कि लॉजिकल वैलिडिटी के लिहाज से, अब देखें, हमें नॉलेज ये है कि जब बारिश होती है तो ज़मीन खुश्क नहीं होती बल्कि वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन लॉजिकल वैलिडिटी उसकी क्या थी कि वो खुश्क रहेगी। तो वो नॉलेज जो हमने गेन किया है रियल वर्ल्ड से, हमें उसके अगेंस्ट उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव रीजनिंग। व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग?
सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? हम रीजनिंग का असल में मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हमने उसको देखा है, कोई उसका फैक्ट देखा है, तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली ये फैक्ट है क्यों। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप बाज़ार गए, वहाँ पे आपने एक एप्पल देखा जो कि ग्रीन था। आपने उसको उठाया, उसको चखा, वो तुर्च था। तो आप उसके बारे में कोई रीज़न देंगे। रीज़न क्या देंगे? कि क्योंकि ये ग्रीन था, थोड़ा सख्त था, इसलिए ये तुर्च है। ठीक है, तो ये आपने उसके बारे में रीजनिंग की है। तो दो तरह की रीजनिंग होती है। ठीक है, एक जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ को देख के, एक्सपीरियंस करके, जो उसकी जनरल स्पीशीज़ है, ठीक है, जो उसका जनरल ग्रुप है, उसके बारे में कोई रीजनिंग कर देते हैं। ठीक है। दूसरी रीजनिंग ये है कि एक आप जनरल चीज़ जानते हैं और उस जनरल की बेस पे किसी स्पेसिफिक को कह देते हैं कि ये रीजनिंग इस पे भी अप्लाई होती है। जैसे कि आपने वो ग्रीन एप्पल देखा, तुर्च था, सख्त था, ग्रीन था, तो आपने कहा ये तुर्च है। तो आपने कहा कि जितने भी दुनिया में ग्रीन एप्पल हैं और जो सख्त हैं तो वो तुर्च होंगे। तो ये आपने किया क्या, एक स्पेसिफिक, एक पूरा ग्रुप है ना ग्रीन एप्पल का, उसमें से एक स्पेसिफिक एप्पल को आपने चखा और उसकी बेस पे आपने कंप्लीट जितने भी ग्रीन एप्पल हैं उनके सारे ग्रुप के बारे में एक राय दे दी। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक को आपने चेक किया और जनरल के बारे में आपने अपनी राय दे दी। अब जनरल टू स्पेसिफिक कैसे है कि लेट्स सी, आपको पता है कि जी जो ट्रक है, लेट्स सी जो ट्रक है वो ज़्यादा वजनी होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी कार्स हैं। ठीक है, कार्स या मोटर रिक्शाज। अब आप किसी भी ट्रक को देखते हैं, ठीक है, और आप साथ में उसके एक कार जा रही है, तो आप सिंपल कह देते हैं कि ये ट्रक इस कार से वजनी है। तो आपको एक फैक्ट जनरल पता था सारी ट्रकों के बारे में, ठीक है, कि वो कार से ज़्यादा वजनी होते हैं। ठीक है, तो आपने वो जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो इम्पोज कर दिया या इम्प्लाई कर दिया किस पे, उस एक स्पेसिफिक ट्रक पे जिसको आप देख रहे थे। ठीक है, तो ये होता है जनरलाइज, जनरल टू स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टू जनरल और एक जनरल टू स्पेसिफिक। सो जो इंडक्शन है वो क्या है, जनरलाइज फ्रॉम केसेस सीन टू केसेस अनसीन। क्या मतलब है? ये वो है कि हम स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं, कि एक स्पेसिफिक चीज़ को देखा और उसके पूरे केसेस जो हमने अनसीन थे उनके बारे में जनरलाइज कर दी। जैसे देखें, हमने एक एप्पल चखा था, ठीक है, जो हमने सीन किया था, मतलब हमने सिर्फ एक एप्पल देखा था, और उसके बारे में हमने जनरलाइज कर दिया टू केसेस अनसीन, मतलब जो एप्पल्स हमने देखे भी नहीं थे ग्रीन और सब, उनके बारे में भी कह दे कि वो तुर्च होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि ऑल एलिफेंट्स हैव, वी हैव सीन हैव ट्रंक्स। हमने जितनी भी एलिफेंट्स देखे हैं उनके ट्रंक्स हैं। ठीक है, जो हमने देखे हैं उनकी बेस पे हमने कह दिया कि जितने हमने नहीं भी देखे उनके भी सूंड होगी। ट्रंक किसे कहते हैं? सूंड। तो हर किसी एलिफेंट की सूंड होगी। हमने एक या दो एलिफेंट को देख के बाकी सारे जितने भी जनरल ग्रुप है एलिफेंट का उसके बारे में हमने राय कायम कर दी। तो इसे कहते हैं इंडक्शन। ठीक है। अनरिलायबल, अनरिलायबल का क्या मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। जैसे हमने कहा कि सारे सब्ज हों, एप्पल और सख्त हों तो वो तुर्च होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी रीजनिंग है ये ट्रू हो। ठीक है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन एप्पल हो, सख्त भी हो, लेकिन वो मीठा हो, तुर्च ना हो। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई हाथी हो ऐसा हो जिसकी सूंड ना हो। ठीक है, तो हम जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसको गलत करार दे सकते हैं किसके थ्रू, अगर हमें उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले एक आइडिया दिया था कि जितने भी ग्रीन एप्पल्स हैं वो तुर्च होते हैं। तो हम कोई ऐसा एप्पल ढूंढें जो ग्रीन भी हो, सख्त भी हो, लेकिन वो तुर्च ना हो। तो इसके अगेंस्ट हम इस रीजनिंग को गलत कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एविडेंस। ठीक है, तो नेगेटिव एविडेंस का एक फिनोमिना है जिसे वेसन कार्ड्स कहते हैं। वेसन कार्ड्स एक्चुअली है क्या, हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये है जी वेसन कार्ड्स। वेसन कार्ड हैं क्या, उन्होंने यहाँ पे एक नीचे कंडीशन दी हुई है, देखें अगर स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। इफ़ ए कार्ड हैज़ ए वॉवल ऑन वन साइड, वॉवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, वॉवल क्यों इनको स्पेसिफिक किया गया है इंग्लिश के वर्ड्स में? क्योंकि इंग्लिश के मोस्ट वर्ड्स जो हैं वो इन वॉवल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या ये वॉवल इंग्लिश के मोस्ट वर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है,
सो इफ़ ए कार्ड हैज़ ए वॉवल ऑन वन साइड, कार्ड्स कौन से हैं जो ताश वाले होते हैं, उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि इफ़ ए कार्ड हैज़ वॉवल ऑन वन साइड इट हैज़ एन इवन नंबर ऑन दी अदर। क्या कि अगर ये कार्ड्स के एक साइड पे वॉवल होगा तो उसके दूसरी साइड पे इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो टू पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं, हम क्या करेंगे, हर कोई पर्सन सिंपल क्या करेगा कि जो वावल वाले कार्ड्स हैं उनके बैक को देखेगा कि क्या उनके बैक पे इवन नंबर है या नहीं, यही करेंगे ना। तो वावल यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ ई है, तो हम ई वाले को उठा के बैक एंड पे देखेंगे कि इसके बैक एंड पे वावल है या नहीं, अपना इवन है या नहीं। हालांकि जो मोस्ट परफेक्ट जो रीजनिंग है वो क्या होगी कि हम जो इवन है उसके भी बैक एंड पे देखें कि क्या उसके बैक एंड पे वावल है या नहीं है। जैसे 4 है, 4 इवन है ना, तो इन्होंने कहा कि वावल के अगेंस्ट इवन होगा तो इसके दूसरी साइड पे वावल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रीजनिंग। ठीक है, या नेगेटिव एविडेंस। हम नेगेटिव एविडेंस की तरफ नहीं जाते। ह्यूमन क्या है कि हम कहते हैं कि जो चीज़ जो हमें सामने ट्रू नज़र आ रही है हम सिर्फ उसी को ही ट्रू कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये वेसन्स कार्ड का फिनोमिना था। सबसे लास्ट में हमारे पास है एबडक्टिव रीजनिंग। सो एबडक्टिव रीजनिंग क्या है, एबडक्टिव रीजनिंग एक्चुअली हमारे पास वो मिसिंग इंफॉर्मेशन है या ऑब्जर्वेशन है जो किसी इवेंट के अगेंस्ट हमारे पास होनी चाहिए। जैसे लेट्स सी, हम कहते हैं कि जी हमने इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखना है या इंग्लिश का कोई वर्ड लिखना है, उसके लिए हमारे पास इनपुट जो होती है उसका सेट कौन सा होगा, ए से लेके जी तक जितने भी लेटर्स आते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, तब ही उनको यूज़ करके हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिख सकते हैं। जैसे अगर कीबोर्ड में एक इंग्लिश का जो है करैक्टर मिसिंग हो तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सारे इंग्लिश के वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, सो एबडक्टिव रीजनिंग क्या है कि हमारे पास किसी इवेंट, कोई इवेंट है, कोई चीज़ है, उसके अगेंस्ट हमने कोई कंक्लूजन देना है। ठीक है, कोई रीजनिंग करनी है, लेकिन उसमें से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जैसे कि आपने ये इंटेलिजेंस वालों को या इनको ये जो रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं या जो क्राइम सीन रिपोर्ट या सम हाउ इस तरह वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यहाँ पे कौन सा पर्सन आया था जिसकी वजह से ये मसला हुआ। तो वो क्या होता है, उस इवेंट की जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो एबडक्टिव रीजनिंग भी वो रीजनिंग है कि जिसके बारे में, कोई इवेंट के बारे में हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सैम ड्राइव फास्ट व्हेन ड्रंक, कि जो सैम है जब उसने नशा किया हो, ठीक है, तो वो कार तेज़ चलाता है। ठीक है, तो इफ़ आई सी सैम ड्राइविंग फास्ट, अगर मैंने उसको फास्ट गाड़ी चलाते देखा है तो मैं क्या एज्यूम करूँगा, मैं क्या फ़र्ज करूँगा कि उसने नशा किया हुआ है। ठीक है, सो ये भी अनरिलायबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसे कोई जल्दी हो, उसने नशा ना किया हो तब भी वो गाड़ी फास्ट चला सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एबडक्टिव रीजनिंग। सो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंस क्या है। रीजनिंग वो है जिसके लिए आप अपना नॉलेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपके नॉलेज में चीज़ें हैं उसकी बेस पे आप कोई आगे डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी का वो स्किल है, ठीक है, जिसकी बेस पे वो अननोन चीज़ को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको चलना कोई नहीं सिखाता। ठीक है, वो खुद ही सीख लेता है कि मैंने कैसे चलना है, मैंने कैसे दो टांगों को यूज़ करते हैं। पहले वो रेंगना सीखता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके बारे में आपको पहले से कोई इल्म नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अनफेमिलियर टास्क यूजिंग नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए जो अनफेमिलियर टास्क है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं उनको, उनका सोल्यूशन फाइंड करना, इसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी थ्योरीज़ हैं। ठीक है, ये थ्योरीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, मैं इसको पेपर में नहीं दूंगा क्योंकि ये जस्ट थ्योरी टाइप है। ठीक है, गेस्टल्ट थ्योरी है, प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास एनोलॉजी एंड स्किल एक्विजिशन।
ठीक है, ये हम देख लेते हैं क्या है। एनालॉजी क्या है कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपका सेम वही नहीं है जो आपने पहले सॉल्व किया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो पिछले प्रॉब्लम से मिलते जुलते थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको मैप करेंगे पिछले प्रॉब्लम के लिहाज से, ठीक है, उसकी बेस पे आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे भी मैंने ये लिखा हुआ है कि एनालॉजिकल मैपिंग करते हैं हम। मैपिंग कैसे करते हैं, हमने जैसे कि सिंपल अगर आपको टिपिकल एग्जांपल दूँ मैं, तो आज हमारे मुआशरे में हर कोई ड्रामे देखता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम ड्रामे में देखते हैं कि एक चीज़ ऐसे हुई है कि एक औरत को दूसरी औरत ने ये बात कही थी, तो उसने आगे से ये बात कही, तो उसको उसका सलूशन मिला। फिर हम क्या करते हैं, उसको देख के अपनी रियल वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर उसी तरह का सेम इवेंट आता है, तो हम उसको जो हमने ड्रामे में देखा था रियल वर्ल्ड में मैप करते हैं, ठीक है, उसकी बेस पे हम आगे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनालॉजिकल मैपिंग। तो यूज़ नॉलेज ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम फ्रॉम सिमिलर डोमेन। सिमिलर डोमेन का सिमिलर प्रॉब्लम हो तो हम उसको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एनालॉजिकल मैपिंग डिफ़िकल्ट इफ़ डोमेन्स आर सेमेंटिकली डिफरेंट। अगर डोमेन्स वैसे नज़र आने में सेम हों, लेकिन जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपने एक पहले सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाया, नया भी सी प्लस प्लस में ही बनाना है, ठीक है। डोमेन वैसे आपको नज़र आने में सेम है, लेकिन जो आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, सिमेंटिकली डिफरेंट है। मतलब एक बार आपने पावर का प्रोग्राम बनाया था, सेकंड टाइम आप कोई रिकर्सिव फंक्शन का प्रोग्राम बना रहे हो, तो वो डिफरेंट होगी फिर उसकी मैपिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन क्या है कि कोई स्किल आपको जो नहीं है वो आपने सीखना है, उसको कहते हैं स्किल एक्विजिशन। तो ये होती कैसे है, देख लेते हैं। स्किल हम कैसे सीखते हैं, कोई भी जैसे देखते हैं कि हम बच्चा है वो क्रिकेट उसने खेलना स्टार्ट किया है, स्टार्ट में उसे बिल्कुल जो बैट है उससे खेलना नहीं आता या बॉल करवानी नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता जाता है। तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्किल्ड एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय चंकिंग, ठीक है। स्किल जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, चंकिंग के थ्रू। चंकिंग किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चंकिंग कहते हैं कि कोई भी चीज़ है जो हम बार बार सेम चीज़ दोहरा रहे होते हैं, तो उसमें से छोटी छोटी चीज़ हमारे दिमाग में बैठती जाती है। जैसे कि लेट्स सी, अगर मैं क्रिकेट की ही एग्जांपल लूँ, तो फर्स्ट टाइम अगर मैंने किसी एक पर्सन की बॉल को खेला है, तो मैं देखूंगा कि अगर उसने रिवर्स स्विंग की है तो मैं उसको इस तरह से खेला हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर रही है, ठीक है। अगर किसी ने फास्ट बॉल की है, तो मुझे उसके लिए पहले से ही रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो बॉल पहले ही गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चंक की फॉर्म में हमारे माइंड में कोई चीज़ सेव होती जा रही है, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि एक चीज़ आपने पहले डिसीजन लिया हो कि अगर फास्ट बॉल है उसके लिए पहले से रेडी हो के मुझे बैट पहले से उठाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि बाद में मेरी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये चंकिंग क्या है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम वो चीज़ सेव करते रहते हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज चंक्ड टू ऑप्टिमाइज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। ओके, कंसेप्चुअल रेदर देन सुपरफिशियल ग्रुपिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। हम कंसेप्चुअल चीज़ों को जहन में रखते हैं। कंसेप्चुअल, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि हम कंसेप्ट की फॉर्म में चीज़ों को सेव करते हैं। कि अगर कोई फास्ट बॉल करवाता है तो कंसेप्ट क्या है इसका, कि हमें पहले से ही रेडी होना पड़ेगा ताकि बॉल तेज़ी से निकल ना जाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड मोर इफेक्टिवली। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर होती है हमारे माइंड में वो ज़्यादा इफेक्टिवली होती है, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम उसके हिसाब से डिसीजन करना पड़ता है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो आज एंड हो रहा है। बस मैं स्लिप्स और मिस्टेक का बता देता हूँ। स्लिप क्या है, जो आप वो एरर जो गलती से हो गया हो, ठीक है, जो इंटेंशनली ना हो, आपने जानबूझ के ना किया हो, उसको कहते हैं स्लिप। और जो एरर जो जानबूझ के किया गया हो उसको कहते हैं मिस्टेक, ठीक है। फर्दर आगे इमोशंस हैं, ठीक है। इमोशन क्या होता है कि इंसान, हर जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर इमोशंस हैं। इमोशंस की बेस पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। क्या क्या चेंज हो सकती हैं, कि हो सकता है जो
इंसान अगर सैड हो तो आपको जो चीज़ें आमतौर पे समझ आ सकती हैं, जो लर्न कर सकते हैं, वो जब सैड होते हैं आप वो चीज़ें नहीं समझ सकते। तो ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं पेपर में नहीं दूंगा, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो इंडिविजुअल डिफरेंस वही मैंने आपको बताया था कि हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसे डिफरेंट है, उसका जेंडर चेंज हो सकता है, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ चेंज हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं उसमें कौन सी चीज़ें उसमें डिफरेंस हो सकता है, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस और फटीक। फटीक कैसे और स्ट्रेस किसे कहते हैं, जो आप थक जाते हैं। ठीक है। फटीग कहते हैं परेशानी को, और स्ट्रेस कहते हैं थकन को। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई इंसान जल्दी परेशान हो जाता हो और कोई इंसान जल्दी थक जाता हो, और हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो जल्दी ना थकता हो। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। और जो चीज़ें चेंजिंग, मतलब चेंज किसके हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंस किस चीज़ के हिसाब से चेंज आता है, उसमें एज के हिसाब से। एज के हिसाब से इन सब चीज़ों में फ़र्क आता है। ठीक है। तो ये आप चाहे छोड़ दें, लास्ट स्लाइड थी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।